नमस्कार दोस्तों। विश्व इतिहास की सीरीज़ में अपन प्रबोधन टॉपिक देख रहे थे। प्रबोधन टॉपिक में अपन ने थिंकर्स की अपन बात करें, जो प्रमुख विद्वान थे प्रबोधन में, जिनका योगदान रहा, उसमें जॉन लॉक और रूसो के बारे में अपन ने देखा था। आज अपन बात करेंगे एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ के बारे में अपन थोड़ी सी बात करें तो इसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इकोनॉमिक्स में इसने खुली अर्थव्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था लागू करने की बात कही थी, जिसे बहुत सारे देशों ने अपना लिया है। वर्तमान में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था चरम पर जो पहुंच रही है, वो एडम स्मिथ की ही देन है। एडम स्मिथ के सिद्धांत से ही लागू होती है। इसकी प्रमुख बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ नेशन इसकी प्रमुख बुक है। बात करते हैं इसके बारे में। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में, ये वेल्थ ऑफ नेशन ही लिखा हुआ आता है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में पूंजीवाद की विचारधारा को प्रतिपादित किया और निम्नलिखित बिंदुओं को आरेखित किया। इसकी जो थ्योरी है वो देखो, थोड़ी सी अपन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, एडम स्मिथ ये कहता है कि जो राज्य के हाथ में भागदौड़ होती है उसमें जीवन स्तर नहीं सुधर पाता, अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच पाती है। यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए, बाजार पर आधारित कर दिया जाए अर्थव्यवस्था को, तो ये स्वयं अपने आप को एक माहौल में ढाल लेती है और मांग आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करते हुए व्यक्ति के जीवन स्तर को भी सुधारेगी और अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी बन जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था और राजनीति विज्ञान, इन विषयों का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के जीवन स्तर में निरंतर प्रगति करना है, निरंतर विकास करना होता है। इसके सिद्धांत को थोड़ा सा अपन समझें तो एडम स्मिथ का कहना था कि आज राज्य हस्तक्षेप कर रहा है। जब राज्य हस्तक्षेप करता है तो व्यापारी वर्ग खुल करके कार्य नहीं कर पाता है। तो होना ये चाहिए कि व्यापारी वर्ग को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि आप अपने हिसाब से मार्केट को बनाइए, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि मांग और आपूर्ति का सिद्धांत भी काम करता है। थोड़ा सा समझिएगा। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इसी बेस पर पूरा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है। डिमांड और सप्लाई, इसमें क्या है, मार्केट में किसी प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी उतना ही उसका उत्पादन होगा और उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। अगर मार्केट में डिमांड कम है तो आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा है तो आपूर्ति ज़्यादा होगी। आपूर्ति ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और आपूर्ति यदि कम हो रही है, आपूर्ति कम हो रही है और डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। यानी वस्तु की कीमत बढ़ने का मतलब है वो महंगाई हो जाएगी, जिसको अपन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति समझिएगा इसको, ये आपको इकोनॉमिक्स के पार्ट में भी बहुत काम में आएगी। तो यहाँ पर सर्कुलेट कुछ इस तरीके से चलता है कि मार्केट में जैसे ही डिमांड बढ़ती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी उसका उत्पादन बढ़ा देगी। बात को समझिएगा, कंपनी उसका उत्पादन बढ़ा देगी। जैसे ये कोई मोबाइल है, उस मोबाइल का प्रोडक्शन अभी हो रहा है मार्केट में, डेली 10 मोबाइल उत्पादित हो रहे हैं, जबकि मार्केट में डिमांड है 15 मोबाइल की। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको इंडस्ट्रीज लगानी होगी। इंडस्ट्रीज जब लगाएगा तो यहाँ पर काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। लोगों की आवश्यकता होगी यानी यहाँ पर रोजगार बनेगा, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, रोजगार बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो इसका मानना है कि इसके पास में पैसा आएगा। जब इस व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो ये मार्केट में फिर जाएगा और मोबाइल की डिमांड करेगा। जब ये उस वस्तु की डिमांड कर रहा है तो फिर उसका उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो ये कहा जाता है इसके द्वारा कि महंगाई जब बढ़ती है, अगर ये एक लिमिट में बढ़ती है, एक सीमित मात्रा में बढ़ती है, जिसकी आदर्श महंगाई दर है 4 से 5%, अगर इस दायरे में महंगाई रहती है तो इसका मतलब है कि वह रोजगार को भी बढ़ा रही है। अब जस्ट इसका उल्टा देखते हैं अपन। मान लीजिए
किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, आज 100 मोबाइल बिक रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कोरोना काल की वजह से लोगों की जेब में पैसा नहीं था, मोबाइल की संख्या हो गई 90 या मोबाइल आधे ही हो गए, 50 मोबाइल ही बिक रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर ऐसी स्थिति में कि इंडस्ट्रीज़ बंद होने लग जाएगी। इंडस्ट्रीज़ बंद होने लग जाएगी, लोगों को रोज़गार से निकाल दिया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि यदि महंगाई आधी रोटी छीनती है तो आर्थिक मंदी पूरी रोटी छीन लेती है। यानी इस स्थिति को कहा जाता है अपस्फीति। अपस्फीति यानी कीमतों का गिरना ही क्या है, अपस्फीति कहलाता है। और जब कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो है मुद्रास्फीति। आई होप आप समझ चुके होंगे। ऐसा ही सिद्धांत एडम स्मिथ देता है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की बात करता है। तो एडम स्मिथ की ये तो बुक का नाम आ गया, वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें क्या कहता है, एडम स्मिथ का कहना है कि स्वामित्व निजी हाथों में दिया जाए। जब इसे निजी हाथों में दिया जाएगा तो व्यक्ति को लाभ कमाना है, उसमें व्यक्ति का लाभ हो गया है। अगर वह सरकार के अंडर में काम करेगा तो उसका एक ही उद्देश्य होगा कि वो पहले तो खुल करके ही काम नहीं कर पाएगा, फिर कर रहा है तो वो सरकार के लिए काम कर रहा है, तो उसके मन में वो प्रेरणा नहीं मिल रही है। तो प्रेरणा नहीं मिलने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा लाभ कमाने की प्रेरणा मिलेगी, ज़्यादा परिश्रम करेगा और जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। वह ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाएगा कि कैसे मेरे इसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे मेरे प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए कि और लोगों तक पहुँचे और फिर मैं और उत्पादन करूँ और लाभ कमाऊँ। ऐसी प्रेरणा उस व्यक्ति को मिलती है। और जो अधिशेष होता है, जो लाभ होता है, उस पर नियंत्रण उस व्यक्ति का ही होना चाहिए। जब उस व्यक्ति के पास में ज़्यादा लाभ कमाएगा तो वह फिर और इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा तो वह और रिस्क लेगा, रिस्क लेने से क्या होगा कि और ग्रोथ करेगा। तो जो अधिशेष है यानी जो लाभ हुआ है, उस पर नियंत्रण उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसने वह इंडस्ट्री, वह बिजनेस स्टार्ट किया है। दो चीज़ें हो गई, पहला तो स्वामित्व निजी हाथों में, दूसरा पॉइंट है अधिशेष पर नियंत्रण। तीसरी बात पर कहता है कि राज्य को अर्थव्यवस्था में कोई दखल नहीं देना चाहिए। अर्थव्यवस्था कैसी हो जानी चाहिए, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो जानी चाहिए। जब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मैंने आपको बता दिया है रोजगार कैसे मिलेगा। उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति होगी। ये कैसा होगा, ये इसलिए होगा कि जब एक व्यक्ति मान लीजिए कोई पेन बना रहा है, वह यही मान लीजिए अपन डेली यूज का आइटम लेते हैं, आटा एक कंपनी बना रही है 300 रुपये में बेच रही है, दूसरी कंपनी उसको 250 रुपये में बेच रही है, क्योंकि उस पर लागत है वो 150 रुपये की आ रही है। लेकिन पहली कंपनी उसको 300 में बेच रही है, दूसरी कंपनी उसी क्वालिटी की चीज़ बनाएगी 250 में बेचेगी। तो सही मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तु प्राप्त होती है व्यक्ति तक। ये कहना है एडम स्मिथ का। ऐसा हुआ या नहीं ये अलग बातें हैं। राज्य को उपनिवेशवाद के स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति अपनानी चाहिए। ये क्या है कि इसका कहना है कि आप साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन में उन्होंने इस इकोनॉमिक्स का मॉडल तैयार कर दिया, ये अर्थव्यवस्था तैयार हो गई, बहुत ग्रोथ हो गई, लोगों को रोज़गार भी मिल गया। लेकिन अब रोज़गार इतना महंगा हो गया कि कंपनी 5,000 रुपये ही दे पाती है, लेकिन लोगों को 10,000 रुपये चाहिए, क्योंकि उनकी स्किल्स डेवलप हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, और उस प्रोडक्ट की खपत करने के लिए भी बाजार चाहिए जहाँ पे बड़ा उपभोक्ता वर्ग हो। तो साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया गया, उपनिवेशवाद की नीति को अपनाया गया। अफ्रीका और एशियाई देशों की खोज की जाने लगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा तबका था, बड़ा ऐसा मध्यम वर्ग था जिसको इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता थी। एक कंपनी बाटा और एडिडास दोनों रिसर्च करने के लिए जाती हैं अफ्रीका में कि क्या यहाँ पर जूते बनाने की फैक्ट्री खोली जा सकती है। एडिडास अपने रिसर्च पेपर में, रिपोर्ट पेपर में बताती है कि यहाँ पर कोई भी चप्पल नहीं पहनता, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेगी। जबकि बाटा ये कहती है यहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता है, इसलिए यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ लगेगी। और बाटा ने बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि उपनिवेशवाद के स्थान पर उपनिवेशवाद को मत अपनाओ। यहाँ पे कैसे नीति अपनाओ, मुक्त व्यापार की नीति, कि आप एग्रीमेंट कीजिए दूसरे देश की सरकार से कि उनका जो कच्चा माल है वो हम लेंगे, हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे, उसको बेचेंगे। तो यही किया था फिर ब्रिटेन ने, जो आपने कभी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आगे इसके बाद अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो मुक्त व्यापार की नीति की बात करता है, जो आजकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं बहुत सारे देशों, भारत ने भी बहुत सारे देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है।
ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही मुक्त व्यापार की नीति है। अब अपन बात करते हैं प्रमुख विचारक मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू देखिए फ्रांसीसी तो विचारक हैं, और मॉन्टेस्क्यू के बारे में एक हल्का सा जिक्र मैंने तब किया था जब अपन ने जॉन लॉक को पढ़ रहे थे। मॉन्टेस्क्यू ने जो अपना सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को कहा जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हल्की सी चर्चा मैंने तब की थी जब अपन ने लॉक पढ़ा था। शक्ति पृथक्करण क्या है ये बाद में समझेंगे, पहले अपन समझते हैं जॉन लॉक को। एक बार अपन जल्दी से ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं जॉन लॉक को। जॉन लॉक का नागरिक समाज ये था, ये समाज है, ये इसके अंदर निवास करने वाले लोग हैं। इन लोगों के पास में 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये 15 शब्दों का जो आता है। जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 3 अधिकार जनता के पास में हैं। ये प्राकृतिक अधिकार हैं, प्रकृति ने अपने को दिए हैं, लेकिन इनकी कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपस में इन अधिकारों की रक्षा के लिए ये लोग एक यहाँ पे शासक बना देते हैं। ये शासक इस समाज का ही भाग है। ये अपने सारे अधिकार इस शासक को दे देते हैं कि शासक इनकी रक्षा करेगा। अगर शासक इसकी रक्षा नहीं कर पाता है तो ये जनता, ये नागरिक इसके विरुद्ध, इस शासक के विरुद्ध क्रांति कर देंगे और इसे पद से हटा देंगे। अब मॉन्टेस्क्यू का ये कहना है, इसकी बुक है मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में मॉन्टेस्क्यू कहता है कि अब ये जॉन लॉक का मानना है कि क्रांति के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। ये रक्षा नहीं करे तो क्रांति तो भाई साहब रोज नहीं हो सकती है, क्रांति तो सदियों में कोई एक बार होती है। जबकि नागरिकों के अधिकारों का हनन प्रतिदिन किया जा सकता है, हर रोज कर सकती है सरकार। तो क्या किया जाए? इसलिए मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देता है और ये कहता है कि 3 संस्थाएं होती हैं किसी भी देश की सरकारों में, चाहे राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो। कार्यपालिका, विधायिका जिसको अपन व्यवस्थापिका भी बोल सकते हैं, और एक है न्यायपालिका। समझिएगा बात को। विधायिका का कार्य होता है, इसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं। विधायिका का कार्य है विधि निर्माण करना, कानून बनाना। नाम से पता चला विधि सबसे बना है विधायिका, यानी कानून बनाने का काम करती है विधायिका। अब यदि ये कोई कानून नहीं विधायिका का काम है कानून बनाना, और अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में संसद कहा जाता है विधायिका को, और जो राज्य सरकारों में विधायिका है उनको राज्य विधानमंडल कहा जाता है। तो कानून बनाने वाले संस्था। कार्यपालिका का कार्य है बने हुए कानूनों को लागू करवाना, और न्यायपालिका का कार्य है इन कानूनों की व्याख्या करना। अब मॉन्टेस्क्यू कहता है कि अगर ये तीनों शक्ति एक ही व्यक्ति में है, आपने तीनों शक्ति एक ही व्यक्ति को दे दी नागरिक ने की रक्षा करने के लिए, तो निरंकुश बन सकता है। खुद ही कानून बनाएगा, खुद के अनुसार उसको लागू करेगा, और जब कोई कोर्ट में जाएगा, याचिका लगाएगा, तो उसको अपने हिसाब से ही व्याख्यायित करेगा कि आधार कार्ड हर जगह पे अनिवार्य है। कानून बना दिया विधायिका ने, कार्यपालिका लागू करवाएगी। अब न्यायपालिका ने, अगर अलग न्यायपालिका है, शक्ति पृथक्करण है, तो न्यायपालिका सही पक्ष में निर्णय देगी। लेकिन यदि कानून बनाने वाली संस्था ही या कानून को लागू करवाने वाली संस्था ही न्यायपालिका में बैठी है, तो वो यही कहेगी कि नहीं, आधार कार्ड लागू होना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू कहता है कि ये अलग होनी चाहिए। यही है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कि ये तीनों संस्थाएं अपना अपना कार्य करें, कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। और ऐसा प्रावधान अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है, जहां पर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। अब देख लेते हैं मॉन्टेस्क्यू को। 18वीं सदी का फ्रांस का विचारक है। जॉन लॉक के उदारवादी विचार को अपनी पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ। ये लॉ है, लॉ LAW, नॉट LOW, LAW, लॉ में एक कदम आगे बढ़ा दिया। जॉन लॉक के विचार की सीमा थी कि उसकी विधि की व्यवस्था में राज्य द्वारा नागरिकों के अधिकारों की अतिक्रमण की स्थिति में, जब राज्य नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण कर ले तो राज्य के खिलाफ क्रांति करनी पड़ेगी, और क्रांतियां प्रतिदिन नहीं हो सकती हैं, जबकि अधिकारों का दमन प्रतिदिन हो सकता है।
तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और ये कहता है विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त और स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार दिया गया है। भारत में ऐसी ही व्यवस्था है, लेकिन भारत में विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय है, क्योंकि अपन ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, इसलिए अपने यहाँ पर समन्वय है। मॉन्टेस्क्यू का ये सिद्धांत अमेरिका और फ्रांस में बहुत ही अच्छे से लागू किया गया है। अमेरिका में आप देखेंगे कि तीनों संस्थाएं अलग होती हैं। बिल्कुल शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो अभी यूएस का ही ले सकते हैं अपन। थोड़ा सा अपन बार बार आ रही है उदारवादी विचारधारा, तो देख लेते हैं। इसके संबंध में हो सकता है 10, 20, 50 शब्द का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्या है उदारवादी विचारधारा? देखिए, उदारवाद का जनक है जॉन लॉक। जो बातें जॉन लॉक कहता है, जॉन लॉक की बातों का जो सार है, वो सारी बातें उदारवाद में लागू होंगी। उदारवाद मनुष्य को साध्य मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि मनुष्य में ये महत्व देता है विवेक को, कि मनुष्य में विवेक है, वह समझता है कि क्या उसके लिए गलत है, क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। इसलिए व्यक्ति को साध्य माना जाता है। यहाँ पर व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। व्यक्ति साध्य, राज्य साधन, विवेक महत्वपूर्ण। इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। क्यों स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि व्यक्ति में ये निर्णय करने की क्षमता नहीं है, वह जानता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उदारवादी विचारधारा ये कहती है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपना भला बुरा सोच सकता है, समझ सकता है। उसको स्वतंत्रता दी जाएगी तो वह आगे बढ़ेगा, अपने जीवन स्तर में सुधार करेगा, और जब समाज उन्नति कर लेगा, इसी आधार पर समाज उन्नति कर लेगा। सामाजिक समझौते पर आधारित राज्य का विचार दिया लोक ने, जो विधि के अनुसार शासन करेगा, यानी कानून बनाया जाएगा, सीमित सरकार होगी, संविधान के अनुसार शासन करेगा। राजा जो होगा शासक होगा, यानी शासक स्वयं भी विधि के अंतर्गत शामिल होगा, और वह नागरिक अधिकारों का प्रावधान या नागरिक अधिकारों को लागू करेगा, नागरिक अधिकारों की रक्षा करेगा। कौन से नागरिक अधिकार हैं? वो प्राकृतिक अधिकार जो जॉन लॉक ने बताए हैं। जॉन लॉक के विचार की तो सीमा ये थी, और उसकी जो सीमा थी उसकी मॉन्टेस्क्यू ने दूर कर दिया और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू दोनों राजतंत्र की बात करते थे, लेकिन अमेरिका के जो राजनीतिक विचारक आए थॉमस पेन की पुस्तक है कॉमन सेंस में राजतंत्र की आलोचना की, और ये कहा कि कार्यपालिका का प्रधान ही जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा। और आपने देखा कि जब अमेरिका में 1776 में जब क्रांति होती है, तो वहाँ पर जो शासक बनता है वो कार्यपालिका का प्रधान ही होता है और जनता द्वारा निर्वाचित होता है। वर्तमान में अमेरिका में यही व्यवस्था है। वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। वहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय नहीं है। जैसे अपने क्या होता है, अपने प्रधानमंत्री वही बनेगा जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है, यानी विधायिका का सदस्य होता है, जबकि यहाँ पर कार्यपालिका का प्रधान ही जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वैसे तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है या और ये चीज़ें आपस में कोरिलेट भी करती हैं। जब अपन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना विस्तार में सिलेबस दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा। जो बातें कई बार मैं बोल देता हूँ यहाँ पर नहीं लिखी है नोट्स में, वो भी आप लिख लिया करें। तो यहीं से गणतंत्र का विचार आया, तो अमेरिकी क्रांति और वहाँ के संविधान का आधार बना। फिर आगे चलते हैं, अपन एक वोल्टेयर कोड देख लेते हैं। वोल्टेयर के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एक अखबार आता है राजस्थान में, राजस्थान पत्रिका, और एडिटोरियल पेज पर उसकी एक कोटेशन आती है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की मैं रक्षा करूँगा। यानी वोल्टेयर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। वह ये नहीं कहता है कि मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं सुनूंगा, मैं वो भी सुनूंगा जो अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि वो सही बात हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आपका अधिकार है।
तो वोल्टेयर प्रबोधन काल का विचारक है, 18वीं सदी का है, पत्रकार है, राजनीतिक और सामाजिक चिंतक है। वह अपने युग का महान इतिहासकार था और उसने लुई 14वें के ऊपर इतिहास लिखा है। लुई 14वें के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रांस का शासक था लुई 14वां, और बाहुबली मूवी में जो शिवगामी माहिष्मती साम्राज्य की जो शासिका है, वो जो डायलॉग बोलती है एक कि मेरा वचन ही है शासन, वो लुई 14वें का कथन है, जहाँ वहीं से उस मूवी के डायरेक्टर श्री रामचंद्र मौली जो हैं उन्होंने लिया था। तो लुई 14वें का इतिहास लिखा है इस व्यक्ति ने, वोल्टेयर ने, और इतिहास को समाज संस्कृति से जोड़ते हुए दरबार के घूर्णन से आज़ाद करवा लिया। यानी जो राजनीति दरबार तक चलती थी, यहाँ पे घूमती रहती थी, इससे आज़ाद करवाया किसने? इस व्यक्ति ने, वोल्टेयर ने। इसके विचार के प्रमुख बिंदु हैं, एक तो ये उदारवादी विचारों का पक्षधर है। उदारवादी विचार क्या है? व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें विवेक है, इसलिए विवेक है, इसलिए वह अपने सही और गलत को समझता है। जब सही गलत को समझता है तो उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये लेसेज फेयर का सिद्धांत भी कहलाता है, व्यक्तिवाद का सिद्धांत भी कहलाता है। विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए, चर्च की शक्तियों का मुखर विरोधी था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था, और इस संदर्भ में इसकी एक महान विश्व प्रसिद्ध उक्ति है, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। ये कुछ प्रमुख विचारक थे जिनके ऊपर अपन ने डिस्कशन किया। ये प्रबोधन काल के प्रमुख विचारकों में से हैं। इसके अलावा भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इन विचारकों की, जो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा अपन सभी थिंकर्स के बारे में डिस्कस भी करते जाएंगे, क्योंकि अभी लेंथी सिलेबस है। देखने को इस सिलेबस में अपने 4 यूनिट दिख रही हैं, लेकिन इनके जब ब्रॉड में जाएंगे अपन, इनके डीप में जाएंगे, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद, तो ये बहुत ही बड़े टॉपिक हैं, जहाँ पर यूएसएसआर का साम्राज्यवाद, जापान का साम्राज्यवाद, चाइना का साम्राज्यवाद, ब्रिटेन का साम्राज्यवाद, ये अपने को पढ़ने। लॉट ऑफ थैंक्स।